आज गांव और शहरों के बीच का फर्क मिटता जा रहा है, मगर ये तब्दीली आने में बहुत वक्त लगा है, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं था। आज से करीब 20 साल पहले गांव और शहरों में बहुत फर्क होता था। ज्यादातर ना रहने वाली बिजली, न गाड़ियों का शोर और दूर दूर तक फैले घने जंगल। गांव के कच्चे रास्ते रात में अंधेरे में डूब जाते थे, जहां से शाम ढलने के बाद लोग आना जाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा ही एक गांव था, कुशलगढ़। कुशलगढ़ काफी शांत जगह थी। यहाँ भी बाकी गांवों की तरह बिजली ज्यादातर गायब ही रहती थी और गांव के सब लोग अपने अपने काम दिन रहते ही निपटा लिया करते थे। कभी कभार गांव के बड़े रात में साथ बैठकर हुक्का जरूर गुड़गुड़ाते थे, पर गांव में रात में ज्यादा घूमने फिरने का रिवाज नहीं था। इसकी एक वजह तो रात में सुनसान रास्तों पर होने वाली लूटपाट थी, मगर दूसरी वजह शायद कुछ और थी, जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते थे। दरअसल गांव में अंदर आते हुए एक कच्चा रास्ता था, जिस पर एक बरगद का पेड़ था। इस पेड़ के बारे में गांव में तरह तरह की बातें फैली हुई थीं। जितने मुंह उतनी बातें। कुछ लोग मानते थे कि पेड़ पर कोई चुड़ैल रहती है, वहीं कुछ एक छलावे की बात करते थे जो कि रात में आने जाने वाले लोगों को भटका देता था। खैर, एक रोज गांव के प्रधान शंकर लाल के यहाँ शहर से कुछ मेहमान आने वाले थे, जो कि 4-5 दिन वहां रुक रहे थे। उन्होंने काफी तैयारी की थी इसके लिए। गांव में सबको इस बारे में पता था और बड़े बूढ़ों ने पहले ही शंकर लाल को चेता दिया था कि मेहमानों से कह दें कि रात के वक्त गांव में ना आए। प्रधान शंकर लाल ने भी अपने मेहमानों को संदेशा भिजवा दिया था। करते करते वो दिन भी आया और शंकर लाल के ज्यादातर मेहमान दोपहर तक गांव पहुंच भी गए, मगर उनके बहनोई राजेश, जो कि सरकारी नौकरी करते थे, उन्हें निकलते निकलते शाम हो गई। राजेश के साथ उनका 15 साल का बेटा विजय भी था। रात के अब तक 10 बज चुके थे और राजेश और विजय अभी तक गांव नहीं पहुंचे थे। शंकरलाल और उनकी जान पहचान के लोग अब तक काफी परेशान हो गए थे। वो अपने घर के बाहर कुछ बुजुर्गों के साथ बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। उधर राजेश और विजय अपने स्कूटर से गांव की तरफ जाने वाले ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर मुड़ चुके थे। उस रास्ते पर उनके स्कूटर की धीमी हेडलाइट के अलावा कोई और रोशनी नहीं थी। रास्ते पर पड़े पत्थर उनके स्कूटर की रफ्तार बढ़ने नहीं दे रहे थे और 4-5 मीटर से आगे उन्हें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। हाईवे से गांव का रास्ता था तो केवल 10 किलोमीटर का, मगर सड़क बेहद खराब होने की वजह से 1 घंटे में वो केवल 3-4 किलोमीटर ही चल पाए थे। राजेश किसी तरह बड़ी मुश्किल से टूटी फूटी सड़क पर अपना रास्ता बनाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे थे कि उन्हें सड़क के किनारे एक पुराना सा घर दिखाई दिया। गांव में ऐसे छोटे छोटे घर अक्सर खेतों के आसपास देखने को मिल जाते हैं, जहां लोग रात में फसल की रखवाली के लिए रुकते हैं। राजेश काफी देर से स्कूटर चलाकर अब तक थक गए थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न उस घर के पास 5 मिनट रुक जाएं। कोई होगा तो थोड़ा पानी ही पी लेंगे। राजेश और विजय स्कूटर से उतरकर घर के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा बंद नहीं था और अंदर से लालटेन की धीमी धीमी रोशनी आ रही थी। राजेश ने अंदर झांका तो अंदर एक बूढ़ा दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठा था। राजेश ने उससे कहा, अरे काका, जरा सुनेंगे? वो बूढ़ा पलटा और बोला, कौन है? क्या चाहिए? राजेश ने जवाब दिया, जी कुछ चाहिए नहीं, मैं यहाँ से गुजर रहा था, आपका घर दिखा तो रुक गया। राजेश आगे कुछ बोलते इससे पहले ही वो बूढ़ा बोला, तुम शंकर लाल के यहाँ जा रहे हो ना? राजेश ने जवाब दिया, हाँ, मगर आपको कैसे पता? वो बूढ़ा बोला, गांव में सिर्फ प्रधान के यहाँ ही मेहमान आए, और वैसे भी तुम यहाँ से तो हो नहीं, क्योंकि अगर तुम इस गांव से होते तो यहाँ से इस वक्त नहीं निकलते। राजेश उस बूढ़े के मन की बात भांपते हुए बोले, काका आप परेशान मत हो, मैं अपनी हिफाजत का सामान अपने साथ रखता हूँ।
वो बूढ़ा मुस्कुराते हुए बोला। अच्छी बात है, मगर आगे कच्चे रास्ते पर एक बरगद का पेड़ है। वहां से जाते हुए उस पेड़ के पास ना ही रुकना और ना ही ऊपर देखना, और जाते में अगर कोई पीछे से आवाज लगाए तो पलटना तो बिल्कुल भी मत। राजेश ने 2 पल रुककर उस बूढ़े की बात को सुना और आगे बढ़ गए। उधर विजय का ध्यान तो बस किसी तरह गांव पहुंचने पर था। रात काफी हो गई थी और विजय को थोड़ा डर लग रहा था। राजेश अपने स्कूटर की तरफ बढ़े और किक मारी। बार बार किक मारने के बाद भी स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा था। शायद खराब रास्ते पर काफी देर चलाने के बाद उसमें कुछ खराबी आ गई थी। राजेश और विजय एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राजेश ने विजय को हिम्मत बंधाते हुए कहा, डरो नहीं बेटा, गांव अब ज्यादा दूर नहीं बचा है। 3-4 किलोमीटर तो हम आ ही गए हैं। वैसे भी स्कूटर से इस कच्चे रास्ते पर हम कितनी तेज जा पाते। चलो थोड़ा पैदल ही चल लेते हैं। राजेश ने स्कूटर की डिग्गी से एक टॉर्च और एक हथौड़ा निकाला और विजय के साथ आगे बढ़ चले। दोनों टॉर्च की रोशनी में तेज कदमों से उस कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे और दोनों को बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उनके साथ चल रहा है। विजय आखिर था तो छोटा ही, उसने कसकर अपने पापा का हाथ पकड़ लिया था। राजेश विजय का डर बखूबी समझ रहे थे, क्योंकि आसपास जो कुछ हो रहा था वो उन्हें भी महसूस हो गया था। दोनों ने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें वो बरगद का पेड़ भी दिखा। राजेश को उस बूढ़े की बात याद थी। वो उस पेड़ को लगभग अनदेखा करते हुए आगे बढ़ने लगे, मगर विजय उस पेड़ को देखकर हैरान था। उसने अपनी जिंदगी में इतना भारी और घना पेड़ नहीं देखा था। वो पेड़ सड़क को एक तरफ से दूसरी तरफ तक पूरा ढक रहा था। राजेश किसी तरह वहां से बस निकल जाना चाह रहे थे और उनका पूरा ध्यान रास्ते पर था। वहीं विजय खुद को उस पेड़ को घूरने से रोक नहीं पा रहा था और ना चाहते हुए भी उसकी नजर ऊपर की तरफ चली ही गई। ऊपर उसने जो देखा उसकी उम्मीद उसे नहीं थी। ऊपर एक मोटी सी डाल पर एक औरत बैठी हुई थी, जो सीधा विजय को ही घूर रही थी। उस औरत का हुलिया बहुत ही भयानक था। उसके लंबे घुंघराले बाल पेड़ से नीचे लटक रहे थे और उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। विजय को काटो तो खून नहीं, वो अपनी जगह पर जम चुका था। विजय को रुका हुआ जानकर राजेश भी पलटे और उन्होंने भी जब अपनी नजर ऊपर दौड़ाई तो उनके भी होश उड़ गए। वो औरत इतनी भयानक थी कि उसे देखकर कुछ पल के लिए तो वो भी सुन्न पड़ गए थे। किसी तरह राजेश ने होश संभाला और विजय को जोर से डांटा, विजय इधर देखो। विजय का ध्यान राजेश की तरफ गया, मगर उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। राजेश ने उसे जोर से अपनी तरफ खींचा और तेजी से आगे की तरफ चल पड़े। विजय की हालत अभी भी खराब थी। राजेश को उस बूढ़े की बात याद आ रही थी। वो पीछे की तरफ देखना तो चाहते थे, मगर ऐसा करने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। दोनों कुछ कदम ही आगे चले थे कि पीछे से जोर की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई भारी सी चीज ऊपर से गिरी। अब राजेश और विजय से रहा नहीं गया और उन्होंने पलटकर पीछे देखा। पीछे वही औरत खड़ी थी। उसे देखकर दोनों का दिल मुंह में आ गया था। टॉर्च की रोशनी में वो औरत बहुत भयानक लग रही थी। राजेश ने जोर से विजय का हाथ पकड़ा और पलटकर तेजी से चलना शुरू कर दिया। दोनों तेज कदमों से आगे बढ़ते जा रहे थे, मगर उनके कान पीछे ही लगे हुए थे।
उन्हें अपने पीछे पीछे भारी भारी पैरों की आवाज अपने पास आती महसूस हो रही थी। राजेश और विजय को भी अब कुछ नहीं सूझा और उन्होंने पूरी जान लगाकर भागना शुरू कर दिया। वो औरत बहुत ही भयानक तरह से चीखती हुई उनके पीछे दौड़ रही थी। उस सन्नाटे में उसकी चीखें सुनकर किसी की भी रूह कांप जाती और राजेश और विजय की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। राजेश अब थकने लगे थे, उनका दम फूल रहा था और उन पर हल्की बेहोशी छा रही थी। विजय ने उन्हें संभालने की कोशिश की मगर राजेश भागते भागते गिर पड़े। बेहोश होने से पहले उन्हें दूर से अपनी तरफ आती कुछ रोशनियां दिखाई दी। राजेश को जब होश आया तो वो शंकर लाल के घर में थे। उनकी पत्नी और बाकी रिश्तेदार उन्हें घेर कर बैठे हुए थे। बगल वाली चारपाई पर विजय भी लेटा था। राजेश को काफी तेज बुखार था और सब जानना चाह रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो दोनों की ये हालत हो गई थी। दरअसल देर रात राजेश और विजय को ढूंढते हुए शंकरलाल गांव के कुछ लोगों के साथ उसी रास्ते पर निकल आए थे और किस्मत से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। अपने होश संभालने के बाद राजेश ने रात में हुई सारी बात शंकरलाल और गांव के बड़े बूढ़ों को बताई मगर कोई भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं हुआ। मगर ज्यादातर लोगों के चेहरे पर डर और हैरानी की बजाय अविश्वास था। ऐसा इसलिए था क्योंकि गांव के लोगों ने अब तक ऐसा कुछ भी ना तो देखा था और ना ही किसी से सुना था। जब किसी ने भी राजेश की बात नहीं मानी तो उन्होंने सबको अपने साथ उस पेड़ तक चलने के लिए कहा। दिन के उजाले में वो इलाका बहुत सुंदर लग रहा था मगर पिछली रात राजेश ने जो झेला था वो अभी भी उसे भूले नहीं थे। चलते चलते सब उस पेड़ के पास पहुंचे। सब लोग इधर उधर देखने लगे कि शायद उन्हें कोई सुराग मिल जाए। पेड़ के आसपास ऐसा कुछ नहीं था जो कि किसी का ध्यान खींचता मगर तभी राजेश की नजर जमीन पर पड़ी। वो चीखे, देखो देखो, मैं कह रहा था ना, इधर आओ जल्दी। सबका ध्यान उस तरफ गया। पेड़ के ठीक नीचे बड़े बड़े पैरों के 2 निशान थे। ऐसा लग रहा था ये निशान किसी बहुत भारी भरकम इंसान के थे। वो निशान इतने गहरे थे कि किसी के चलने से तो नहीं बन सकते थे। राजेश बोले, ये निशान उसी औरत के पैरों के हैं, मैंने उसके कूदने की आवाज साफ सुनी थी। सबके चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। राजेश ने सबको इस बूढ़े के बारे में भी बताया मगर गांव में किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं था। राजेश के कहने पर सब लोग उस बूढ़े के घर की तरफ चल दिए मगर काफी दूर चलने पर भी उन्हें ना तो कोई घर दिखा और ना ही कोई बूढ़ा। सब ने राजेश को समझाने की कोशिश की कि यह शायद उसका वहम भी हो सकता है मगर उस बूढ़े को विजय ने भी देखा था। सब लोग बिना ज्यादा बात करे गांव लौट आए। सबके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि आखिर वो पैरों के निशान किसके हैं और जिस औरत के बारे में राजेश ने बताया है आखिर वो थी कौन। घर लौटने के बाद राजेश और शंकर लाल ने इस बारे में ज्यादा बात नहीं की। राजेश की पत्नी और रिश्तेदारों ने उसे पूछा कि क्या हुआ था, वो कहाँ गए थे और क्या ढूंढने गए थे मगर उन्होंने टाल दिया। विजय भी अब तक होश में आ गया था। राजेश ने उसे भी चुप रहने का इशारा किया और विजय ने भी किसी को कुछ नहीं कहा। शाम को सब लोग घर के बाहर चारपाई पर बैठे बातें कर रहे थे। तभी राजेश ने विजय को अपने पास बुलाया और समझाते हुए कहा, देखो बेटा, रात में जो भी हुआ सो हुआ, आखिर हम दोनों सही सलामत तो हैं ना, और हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो कोई हमें नुकसान पहुंचाएगा। जितने भी दिन यहाँ हैं हमें तो गांव में ही रहना है। बस अपने काम से काम रखो और किसी से बेकार में कुछ मत कहना, ठीक है। राजेश की बात विजय की समझ में आ गई थी। वो भी अब उस हादसे को भुलाना चाह रहा था, सो वो भी इधर उधर की चीजों में लग गया। विजय दिन भर गांव के लड़कों के साथ इधर उधर घूमता रहता और राजेश का दिन भी बड़े बूढ़ों के साथ
छोटे मोटे कामों में गुजर जाता। शंकर लाल को भी लग रहा था कि शायद राजेश के साथ हुआ हादसा सिर्फ एक हादसा ही हो। अगले 2 दिन ऐसे ही गुजर गए, मगर तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जो कि सबके लिए परेशानी का सबब बन गया। उस रात राजेश और शंकर लाल के परिवार के सब लोग छत पर सो रहे थे। रात के करीब 2:30 बजे होंगे कि राजेश की नींद टूट गई। राजेश कुछ देर यूं ही लेटे रहे, पर फिर उठकर नीचे चले गए। नीचे जाकर राजेश घर के बाहर बने चबूतरे पर बैठ गए। उन्हें वहां बैठा देखकर 1-2 कुत्ते उनके पास आकर खेलने लगे। राजेश का मन भी उनके साथ लग गया। खेलते खेलते न जाने क्या हुआ कि वह उछलते कूदते कुत्ते रुककर दूर अंधेरे की तरफ कुछ देखने लगे। वो दोनों कुत्ते एकदम मूर्ति की तरह अपनी जगह पर खड़े अंधेरे में जाने क्या या फिर किसे घूर रहे थे। उन्हें देखकर राजेश का ध्यान भी उधर गया, मगर उन्हें अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने एक कुत्ते के सर पर हाथ रखा तो वो दोनों तेजी से दुम दबाकर वहां से भाग गए। वहां एकदम सन्नाटा छा चुका था। वहां न हवा से हिलते पत्तों की आवाज आ रही थी और न ही रात में शोर करते झींगुरों की चिंचिनाहट। सब कुछ बिल्कुल खामोश। कुछ ही पलों में राजेश को अजीब सा डर महसूस हुआ। न उन्हें कोई दिखाई दे रहा था और न ही किसी की आवाज सुनाई दे रही थी, मगर जाने क्यों राजेश इतनी बुरी तरह से डर गए थे कि उनकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए थे। 1 सेकंड में ही राजेश तेजी से घर के अंदर भागे और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। राजेश का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो अभी अपनी सांसों पर काबू करने की कोशिश कर ही रहे थे कि उन्हें पीछे से अपनी गर्दन पर किसी की उंगलियों का एहसास हुआ। राजेश पीछे पलटते कि उससे पहले ही उस हाथ ने जोर से उनकी गर्दन पकड़ ली। वो पकड़ इतनी मजबूत थी कि राजेश अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उससे छूट नहीं पा रहे थे। राजेश छटपटा रहे थे कि तभी एक हाथ ने उन्हें पकड़कर अपनी तरफ खींचा और जोर से पकड़ लिया। राजेश अब बेबस हो चुके थे। वो जो भी था उसने अपना मुंह राजेश की गर्दन के पास रख दिया। अब राजेश उसकी अजीब सी ठंडी सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस कर रहे थे कि तभी राजेश की पत्नी शीला छत से नीचे उतरी। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उन्होंने जो देखा तो उनकी चीख निकल गई। बेहोश होने से पहले शीला ने किसी को तेजी से दरवाजे से बाहर भागते हुए देखा। वो चीख सुनकर 1-2 लोग और उठ गए थे। सब लोग नीचे आए तो नीचे राजेश और शीला दोनों बेहोश पड़े थे। सुबह उठने पर दोनों को तेज बुखार था। राजेश की गर्दन पर पीछे की तरफ किसी के पंजों के निशान थे और उन दोनों ने रात की जो बातें बताईं उसे सुनकर अच्छों के पसीने छूट गए। शीला ने यह भी बताया कि वो कोई औरत थी जिसने राजेश को पीछे से पकड़ा हुआ था। शीला का इतना कहना था कि सबके कान खड़े हो गए। शंकरलाल, विजय और राजेश एक दूसरे को देखने लगे। तीनों को यकीन हो गया था कि हो न हो ये वही औरत है जिसने उस रात राजेश और विजय का पीछा किया था। उधर शीला ने घर वापस जाने की रट लगा रखी थी। सब लोगों के बहुत समझाने पर कि ऐसी चीजों से सिर्फ भाग कर पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता, ही वो मानी। काफी थके होने के बावजूद राजेश शंकरलाल को लेकर कमरे से बाहर निकल गए। उन्होंने कहा, भाई साहब, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। कल ऐसा दूसरी बार हुआ था। कल मैं था, क्या पता आगे कोई और हो। घर में छोटे बच्चे हैं, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। शंकरलाल ने राजेश को अपने साथ चलने को कहा। वो दोनों गांव में बने एक हनुमान जी के मंदिर पहुंचे और वहां के पंडित जी को सब बताया। पंडित जी ये सब जानकर थोड़ा परेशान लग रहे थे। वो बोले, देखिए शंकर बाबू, जैसा आप बता रहे हैं उससे तो लगता है वो कोई पिशाचिनी है, लेकिन यहाँ पहले ऐसा कुछ सुना नहीं। लगता है वो हाल ही में यहाँ आई है और वो बूढ़ा शायद उसका ही फैलाया कोई मायाजाल हो।
राजेश जी, आप भाग कर तो उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, और यहाँ आस पास ऐसा कोई तांत्रिक या साधु भी नहीं है जो आपकी मदद कर सके। वो कोई आत्मा नहीं है जिसे हम मुक्त कर सकें। ये शक्तियां असाधारण हैं और इनका सामना करना आसान नहीं। आपको हर समय सतर्क रहना होगा। बाकी भगवान से प्रार्थना कीजिए, देखिए शायद वही कुछ कर दें। उनके पास अब गांव वालों को पूरी बात बताने और उनकी मदद लेने के सिवा कोई और चारा नहीं था। शंकरलाल और राजेश ने वापस जाकर पंचायत बुलाई और सबको बुलाकर पिछली रात हुए हादसे के बारे में बताया। सब ने फैसला किया कि हर रात हर घर में अपनी छत पर कोई ना कोई पहरा जरूर देगा। इस पंचायत के बाद गांव का माहौल बदल गया था। सब तरह तरह की बातें कर रहे थे और काफी डरे हुए थे। शाम होते ही सब अपने अपने घरों में चले गए और हर घर में एक आदमी पहरा देने लगा। लोगों ने अब अपने घरों की छतों पर सोना भी बंद कर दिया था। 2-3 दिन आने वाले खतरे की राह देखते निकल गए, मगर कुछ नहीं हुआ। पर अगली रात एक घर से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। शोर सुनकर आसपास के लोग उस तरफ दौड़े। वहां पहुंचने पर पता चला कि जो आदमी अपने घर की छत पर पहरा दे रहा था वो पिशाचिनी उसे ही उठा कर ले गई। उसके घर वालों ने बताया कि छत पर 1-2 बार जोर से धम धम की आवाज होने से उनकी नींद खुल गई। जब वो भाग कर ऊपर पहुंचे तो उन्होंने किसी औरत को उस आदमी को घसीटते हुए पेड़ पर ले जाते हुए देखा। उनके मुताबिक उस चुड़ैल ने उस आदमी को ऐसे उठाया हुआ था जैसे वो कोई कपड़े का गुड्डा हो। शंकरलाल और बाकी लोगों ने अब देर ना करते हुए उस पेड़ तक जाने का फैसला किया। सबको उम्मीद थी कि शायद वो आदमी अभी जिंदा हो। काफी लोग हाथ में टॉर्च और लालटेन लेकर उस रास्ते पर निकल पड़े। सब अंदर ही अंदर काफी डरे हुए थे, मगर वो ये भी चाहते थे कि ऐसा हादसा दोबारा ना हो। उन्हें वहां पहुंचने में करीब आधा घंटा हो गया था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उस पेड़ के आसपास खून की छींटें बिखरी हुई थीं। उन्होंने ऊपर पेड़ की तरफ रोशनी की तो ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दिया। वो पेड़ इतना बड़ा और घना था कि ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी राजेश को कुछ दिखा। वो चिल्लाए, उधर उधर कुछ है। सब ने उस तरफ रोशनी की तो पेड़ के पत्तों के बीच एक हाथ लटकता हुआ दिखा। 2-3 लोगों ने लाठियों से उस डाल पर वार किए तो कुछ नीचे गिरा। नीचे गिरा हुआ ये वही आदमी था जिसकी तलाश में वो यहाँ आए थे। उसकी लाश सफेद पड़ चुकी थी। लग रहा था उसके जिस्म से खून का एक एक कतरा निचोड़ लिया गया हो। उसकी लाश देखकर सबकी सांस गले में अटक गई थी, मगर इतनी जल्दी उसकी यह हालत होगी किसी ने सोचा भी नहीं था। शंकरलाल बोले, इस समय यहाँ ज्यादा रुकना ठीक नहीं है। किसी तरह इसे लेकर यहाँ से चलते हैं, फिर सुबह देखेंगे क्या करना है। सब लोग शायद यही सुनना चाहते थे। शंकरलाल का इतना कहना था कि ऊपर पेड़ पर कुछ सरसराहट हुई। रात के उस सन्नाटे में सबका ध्यान तुरंत उधर गया। ऊपर पेड़ पर घने पत्तों के बीच 2 लाल आंखें सबको घूर रही थीं। जब सबने ध्यान से देखा तो उन आंखों के बीच उन्हें एक चेहरा भी दिखा। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। वो औरत देखने में इतनी भयानक होगी किसी ने सोचा नहीं था। 4-5 लोग तो चीखते हुए वहां से भाग गए, मगर राजेश और शंकरलाल अभी भी वहीं थे। शायद अपने डर पर उनका काबू अभी भी था। राजेश ने सड़क से पत्थर उठाकर जोर से उसे मारा। उनके ऐसा करते ही वो चुड़ैल सीधा नीचे कूदी। उसके कूदने से इतनी जोर की आवाज हुई जैसे कोई बहुत भारी चीज जमीन पर गिरी हो। राजेश को अपने साथ हुआ पहली बार का वो हादसा याद आ गया था। उस औरत को देखकर सबकी जान उनके हलक में अटक गई थी। शंकरलाल तो अपनी जगह पर जमे हुए थे। अगले ही पल उस चुड़ैल ने दौड़कर शंकरलाल को गले से पकड़ लिया।
राजेश ने पूरी ताकत लगाकर उन्हें छुड़ाने की कोशिश की, मगर उनके अकेले से कुछ नहीं हो रहा था। राजेश को देखकर कुछ और लोगों की भी हिम्मत बंधी और उन्होंने अपनी लालटेन फेंककर उस पिशाचिनी पर दे मारी। इससे उसके कपड़ों में आग लग गई और उसने छटपटाकर शंकरलाल को छोड़ दिया। शंकरलाल बस मरते मरते बचे थे। वह औरत जैसे ही पीछे हटी, राजेश ने जेब से एक छोटा सा पॉकेट नाइफ निकालकर उसकी गर्दन पर वार किया। उसकी गर्दन से खून तेजी से बहने लगा। वो औरत बुरी तरह से छटपटा रही थी। जलते हुए वो इधर उधर भागने लगी, मगर उसे काफी लोगों ने घेर रखा था। कुछ देर तड़पने के बाद वो जमीन पर गिर पड़ी। वो अभी भी जल रही थी, पर उसके जिस्म में हरकत नहीं थी। सब लोग तब तक वहां से नहीं गए जब तक कि वहां पर एक काला सा हड्डियों का ढांचा बाकी नहीं रह गया। गांव वालों और राजेश का सामना आज सीधा मौत से हुआ था। अब तक सुबह होने वाली थी। सब लोग जब उस आदमी की लाश लेकर गांव वापस पहुंचे तो सब बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। उस आदमी का परिवार उसकी लाश देखकर काफी दुखी था, मगर जो बातें उन्हें पता चली वो ये बताने के लिए काफी थीं कि अगर उस पिशाचिनी को नहीं रोका गया होता तो शायद गांव में इससे भी बुरा हो सकता था। शंकरलाल ने तुरंत मंदिर के पंडित जी को वहां अपने साथ चलने के लिए कहा। वो चाहते थे कि वहां एक मंदिर की स्थापना की जाए जिससे इस तरह की कोई और शक्ति वहां दोबारा ना आ सके। अब की बार और भी ज्यादा लोग वहां भगवान की मूर्तियां और कुछ औजार लेकर बढ़ चले, मगर वहां का नजारा देखने के लिए वो लोग जरा भी तैयार नहीं थे। जिस जगह पर उस पिशाचिनी को जलाया गया था वहां पर अब कुछ नहीं था। वहां काली पड़ चुकी जमीन पर सिर्फ राख पड़ी थी। जो हड्डियों का ढांचा सब ने वहां पर अपनी आंखों से देखा था और जिसे छोड़कर वो लोग गांव वापस गए थे, वो अब वहां नहीं था। राजेश के मुंह से निकल गया, अरे अभी तो हम लोगों ने उस चुड़ैल को यहाँ जलाया था, यहाँ पर तो उसका ढांचा पड़ा था, कहाँ गया? प्रधान जी बताइए, आप भी तो यहीं थे। शंकरलाल एक बार फिर अपनी जगह पर अवाक खड़े थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जो लोग रात में उनके साथ थे वो भी सदमे में थे। शायद ये सब लोगों को यकीन दिलाने के लिए काफी था कि भूत होते हैं।